हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। बुद्धि के थर्ड पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे बुद्धि परीक्षणों की और हमने पढ़ा था सबसे पहले बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। उसके बाद हमने पढ़ा स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण जो टर्मन ने दिया था 1916 में। इसके बाद हम देखते हैं वेस्लर वेलेब्यू बुद्धि परीक्षण। वेस्लर वेलेब्यू बुद्धि परीक्षण 1955 में हुआ था और इस काल का जो प्रमुख व्यक्ति है यानी इस परीक्षण को करने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं वेस्लर। इसमें दो नाम हमें मिलते हैं, वेस्लर और वेलेब्यू। वेस्लर नाम तो इस काल के प्रमुख व्यक्ति का है, यानी इस परीक्षण को देने वाले प्रमुख व्यक्ति का है, प्रमुख व्यक्ति। जबकि वेलेब्यू क्या है? वेलेब्यू एक चिकित्सालय का नाम है जहां पर यह परीक्षण बनाया गया था। वेलेब्यू एक चिकित्सालय का नाम है, यानी वेस्लर जी ने वेलेब्यू चिकित्सालय में एक बुद्धि परीक्षण बनाया जिसका नाम है वेस्लर वेलेब्यू बुद्धि परीक्षण। यह बना था 1955 में। अब देखो, हमने देखा था कि बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ये बुद्धि परीक्षण किस में आया था? व्यक्तिगत में आया था। और व्यक्तिगत के भी दो प्रकार थे, शाब्दिक और अशाब्दिक, है ना। व्यक्तिगत के दो प्रकार, शाब्दिक और अशाब्दिक। तो वेस्लर वेलेब्यू जो बुद्धि परीक्षण आता है यह अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में आता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, एक परीक्षण होता है व्यक्तिगत और दूसरा होता है सामूहिक। दोनों के दो दो प्रकार होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। तो वेस्लर वेलेब्यू बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत के अंतर्गत आता है और व्यक्तिगत में भी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों के अंतर्गत आता है। और अशाब्दिक में क्या होता है कि इसमें अनपढ़ों का परीक्षण किया जाता है। लेकिन क्या हम इतना सोच सकते हैं कि जो कार्य अनपढ़ कर सकते हैं, यानी जो परीक्षण अनपढ़ व्यक्ति दे सकता है, क्या वो एक पढ़ा लिखा नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है। इसलिए इसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों का ही परीक्षण किया जाता था, शिक्षित व अशिक्षित दोनों का परीक्षण। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, हमने देखा था आर्मी बीटा परीक्षण जो 1900 प्रथम विश्व युद्ध के समय में बना था। वो जो परीक्षण था केवल अनपढ़ों के लिए ही बनाया गया था। आर्मी अल्फा पढ़े लिखे लोगों के लिए, जबकि आर्मी बीटा अनपढ़ों के लिए। आगे हम देखते हैं कि ये जो परीक्षण था ये 16 से 60 वर्ष के व्यक्तियों के लिए था, यानी इसमें बच्चे भी आ गए किशोरावस्था के और 60 वर्ष तक के व्यक्ति भी आ गए, यानी ये बच्चे प्लस वयस्क, बच्चों और वयस्क लोगों दोनों के लिए था। ठीक है। इस परीक्षण में वेस्लर जी ने एक मापनी का निर्माण किया जिसका नाम था वेस्लर वेलेब्यू बुद्धि मापनी। एक मापनी बनाई थी उन्होंने, वेस्लर वेलेब्यू बुद्धि मापनी, वेस्लर वेलेब्यू बुद्धि मापनी। 16 से 60 वर्ष तक के लिए था, वयस्क और बच्चों दोनों के लिए था। कैसा था? अशाब्दिक था और व्यक्तिगत था। ठीक है। सन पूछा जाए 1955, किसने दिया? वेस्लर ने। और वेस्लर कहाँ के थे? अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट परीक्षण हम देखते हैं बिने हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। हिंदुस्तानी नाम आ गया, यानी ये भारत में निर्मित होने वाला है, भारत में बनाया गया था इसे। क्या नाम है परीक्षण का? बिने हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। बिने हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। या इसी का नाम है हिंदुस्तानी बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। इसी को कहा जाता है हिंदुस्तानी बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। ये 1922 में बनाया गया था और बनाने वाले थे C.H. राइस। C.H. राइस ने इसे बनाया था। और ये जो C.H. राइस थे ये लाहौर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, यानी ये जो परीक्षण हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? लाहौर विश्वविद्यालय में, लाहौर विश्वविद्यालय।
ठीक है। अब इसका नाम है बिने हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। बिने नाम इसलिए लिया गया कि बिने के बाद में जितने भी परीक्षण बनाए गए वो सारे अल्फ्रेड बिने ने जो परीक्षण किया था 1905 में, उसी परीक्षण पर आधारित है, इसलिए यहाँ पर बिने नाम भी हमें मिलता है। अब इस परीक्षण में क्या किया गया कि एक स्केल बनाई गई जिसमें बहुत सारे पॉइंट थे और एक मिड पॉइंट को आधार माना गया कि यदि किसी बच्चे का परीक्षण करते समय उसका जो IQ है इस पॉइंट से ऊपर आता है तो वो बच्चा उच्च बुद्धि लब्धि का कहलाएगा। यानी पॉइंट को आधार माना था, और यदि इस पॉइंट से नीचे आता है तो वो बालक मंद बुद्धि कहलाएगा, और यहाँ पर आता है तो वो बालक क्या कहलाएगा? सामान्य बुद्धि बालक। यानी किसका प्रयोग किया गया? स्केल का प्रयोग किया, और स्केल भी कौन सी? पॉइंट वाली, इसलिए इसे यानी हमारा जो रिजल्ट देती थी, परफॉर्मेंस देती थी, वो कौन थी? एक स्केल थी, इसलिए इसका नाम रखा बिने हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। ये भारत में निर्मित होने वाला प्रथम शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, है ना? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत में निर्मित प्रथम शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, भारत में निर्मित प्रथम शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या हो जाएगा? बिने हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। ठीक है, छोटा सा परीक्षण था। इसके बाद में आता है भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट परीक्षण का नाम है भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। ये 1963 में बना था और इसको बनाने वाले थे चंद्र मोहन भाटिया, यानी CM भाटिया, पूरा नाम है इनका चंद्र मोहन भाटिया ने 1963 में भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण बनाया। अब देखो ये कहाँ पर, ये जो चंद्र मोहन भाटिया जी थे ये यूपी में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे। चंद्र मोहन भाटिया जी यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे और इन्होंने ये परीक्षण बनाया, और यूपी में कहाँ पर? इलाहाबाद में इन्होंने बनाया, इलाहाबाद यूपी। ठीक है, अब देखो इसमें नाम से पता चल रहा है भाटिया, चंद्र मोहन भाटिया का नाम है, लेकिन ये बैटरी क्या है? बैटरी इस परीक्षण में क्रिया करती थी, यानी बच्चे का जो बुद्धिमापन होता था वो किस प्रकार होता था? बैटरी के माध्यम से, इसलिए इसका नाम क्या रखा? बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। अब परीक्षण कैसे किया जाता था कि एक पर्दा बनाया जाता, उस पर्दे के सामने एक बैटरी रख दी जाती थी, इस बैटरी का जो फोकस था इस पर्दे पे आके गिरता, और यहाँ पर कुछ ऐसे चित्र दिखाए जाते कि जिनमें बिल्कुल थोड़ा सा जरा सा अंतर पाया जाता था। दिखाई एक जैसे देते, लेकिन यदि ध्यान से, यदि बुद्धि होगी सामने वाले में तो वो ध्यान से देखकर बता सकता है कि इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यानी परीक्षण किसके माध्यम से होता था? बैटरी के माध्यम से। इस परीक्षण में क्रिया कौन करती थी? बैटरी करती थी, इसलिए इसका नाम है भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। 1963 में CM भाटिया ने बनाया था, इलाहाबाद यूपी में। हमने देखा था कि भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षणों के जो प्रकार है उनमें कौन से प्रकार में आता है? पहली बात तो ये था व्यक्तिगत में आता है, ठीक है, यानी एक समय में एक ही व्यक्ति का, और दूसरी बात व्यक्तिगत में भी कौन सा था? अशाब्दिक, यानी ये कौन सा था? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इसलिए इसे कहा जाता है भारत में निर्मित प्रथम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। भारत में निर्मित प्रथम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, या कह सकते हैं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक कौन सा था? बिने हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल वाला, यानी 1955 वाला, जबकि भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भारत में निर्मित प्रथम अशाब्दिक या प्रथम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, इसके बाद आता है, हमने अभी तक जितने भी बुद्धि परीक्षण पढ़े हैं वो सारे व्यक्तिगत पढ़े हैं। अब आते हैं हम सामूहिक बुद्धि परीक्षणों पर। सामूहिक बुद्धि परीक्षण हमें बताते हैं कि एक व्यक्ति में, एक समय में यदि आप बहुत सारे व्यक्तियों का
बुद्धि परीक्षण कर रहे हो तो वो कहलाएगा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। और देखा जाए तो वर्तमान में जो भी बुद्धि परीक्षण होते हैं वो ज़्यादातर सामूहिक होते हैं। हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं वो भी सामूहिक बुद्धि परीक्षण पर आधारित है। एक समय में कई सारे व्यक्तियों की बुद्धि का परीक्षण वहाँ भी किया जाता है। यानी अब हम पढ़ने वाले हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण। और सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में सबसे पहला हम पढ़ेंगे आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण। आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण। हमने देखा था कि 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के समय इस परीक्षण को बनाया गया था। सामूहिक बुद्धि परीक्षण को कब बनाया गया? 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के समय। और इसके भी दो भाग थे, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक में रखा था आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण को, यानी ये जो परीक्षण हो जाएगा ये कहलाएगा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। यानी इसमें किसका परीक्षण किया जाता था? शिक्षित लोगों का, शिक्षित लोगों का, ठीक है। और ये बनाया था ऑर्थर एस ओटिस ने। ऑर्थर एस ओटिस, ठीक है, बनाने वाले थे ऑर्थर एस ओटिस, अमेरिका के थे। और ये किस कारण से इस परीक्षण का निर्माण किया गया था? तो सैनिकों की भर्ती हेतु, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की भर्ती हेतु इस परीक्षण को बनाया गया था, ठीक है, 1917, सन 1917, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है, इसी परीक्षण में दो शब्द हमें मिलते हैं, एक टर्मिनल वर्ष और एक बेसल वर्ष। पूछा जाता है कि बेसल वर्ष क्या है और टर्मिनल वर्ष क्या है। पहला है बेसल वर्ष और दूसरा है टर्मिनल वर्ष। देखो दोनों में इतना सा अंतर है कि यदि एक बालक अपने से उच्चतम स्तर के सभी प्रश्नों को हल कर देता है, काय के लिए बनाया गया था? सैनिकों की भर्ती हेतु। यदि जिसका परीक्षण हो रहा है वो व्यक्ति अपने वास्तविक आयु से ऊपर की आयु के प्रश्नों को यदि हल कर देता है तो उसका जो वर्ष कहलाएगा वो कहलाएगा बेसल वर्ष, यानी उच्चतम स्तर के प्रश्नों को हल करना, उच्चतम स्तर के प्रश्नों को हल करना, ठीक है। और टर्मिनल वर्ष में क्या होगा कि अपनी आयु का यदि कोई भी प्रश्न वो नहीं हल कर पाता है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है वो जिस आयु का है उस आयु के का यदि वो कोई भी प्रश्न हल नहीं कर रहा है तो वो जो आएगा वो व्यक्ति टर्मिनल वर्ष में आएगा। यानी इसमें हो जाएगा अपनी आयु स्तर का कोई प्रश्न हल नहीं करना, कोई प्रश्न हल नहीं करना, ठीक है। ये हो गया आर्मी अल्फा परीक्षण, जो कैसा था? शाब्दिक था, यानी शिक्षित लोगों के लिए बनाया गया था प्रथम विश्व युद्ध में 1917 के समय। और किसने बनाया था? ऑर्थर एस ओटिस ने। सैनिकों की भर्ती हेतु दो शब्द निकले थे, बेसल वर्ष, टर्मिनल वर्ष। अपनी आयु से ऊपर के प्रश्नों को हल करना बेसल, जबकि नीचे के प्रश्नों को हल नहीं कर पाना टर्मिनल वर्ष। इसके बाद आता है आर्मी बीटा परीक्षण। दूसरे नंबर पर आता है आर्मी बीटा परीक्षण। ये भी सामूहिक ही था। आर्मी बीटा परीक्षण ये भी 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के समय बनाया गया था। किसने बनाया था? ऑर्थर एस ओटिस ने। ऑर्थर एस ओटिस, जिन्होंने आर्मी अल्फा परीक्षण बनाया उन्होंने ही आर्मी बीटा परीक्षण भी बनाया। यानी सामूहिक परीक्षणों में हमें दो परीक्षण मिलते हैं, आर्मी अल्फा तथा आर्मी बीटा, और दोनों ही किसने बनाए? ऑर्थर एस ओटिस ने। इसलिए ऑर्थर एस ओटिस को सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का जनक कहा जाता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का जनक कौन हो जाएगा? ऑर्थर एस ओटिस, ठीक है। ये जो परीक्षण था आर्मी बीटा, ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। अशाब्दिक यानी अनपढ़ व्यक्तियों के लिए, अनपढ़ व्यक्तियों के लिए। यानी अमेरिका में होता था, वैसे व्यक्ति जो अंग्रेजी नहीं जानते, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, उन लोगों के लिए जो परीक्षण बनाया गया वो था आर्मी बीटा परीक्षण। ये परीक्षण प्रथम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण था। आर्मी बीटा परीक्षण
प्रथम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, विश्व का, भारत की बात नहीं हो रही है, विश्व का प्रथम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण आर्मी बीटा परीक्षण। क्रियात्मक का मतलब होता है अशाब्दिक, जिसमें शब्दों व अंकों का प्रयोग नहीं किया जाता हो, चित्रों के माध्यम से जो परीक्षण किया जाता है वो कहलाता है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। और ये 1917 में पहली बार आर्थर एस ओटिस ने बनाया था। आर्थर एस ओटिस को क्या कहा जाता है? सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का जनक। और इन्होंने ही क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, इसलिए इन्हें क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का जनक भी कहा जाता है। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षणों का जनक कौन हो जाएंगे? आर्थर एस ओटिस। ठीक है, ये सारे बुद्धि परीक्षण हमारे समाप्त हुए। हमने सारे ही बुद्धि का किन आधारों पर परीक्षण किया जाता है, कौन कौन सा परीक्षण है, वो सब पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 में बना था। फिर हमने पढ़ा 1916 में एक और परीक्षण आया था, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण, जो टर्मन ने बनाया था। फिर हमने पढ़ा उसके बाद में वेस्लर वेलेब्यू बुद्धि परीक्षण। फिर पढ़ा भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण, बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, यानी हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल परीक्षण हमने पढ़ा, जो भारत में सर्वप्रथम निर्मित हुआ था 1922 में। और फिर हमने पढ़ा सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में सबसे पहला आर्मी अल्फा परीक्षण, जो शिक्षितों के लिए था, और आर्मी बीटा अशिक्षितों के लिए। अब हम देखते हैं, ये बुद्धि हमारी समाप्त हुई। इसके बाद आती है संवेगात्मक बुद्धि। बुद्धि चैप्टर से ही जुड़ी हुई है संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंसी। ये क्या होती है? संवेगात्मक बुद्धि, इंग्लिश में कहेंगे इमोशनल इंटेलिजेंसी। देखो, ये जो शब्द है संवेगात्मक बुद्धि शब्द, ये सर्वप्रथम 1990 में जॉन मेयर एवं पीटर सेलाव ने दिया था। संवेगात्मक बुद्धि शब्द 1990 की बात है, जॉन मेयर एवं पीटर सेलाव, इन्होंने दिया था। हम बात करें कि केवल बुद्धि शब्द किसने दिया था, तो वो दिया था 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने। जबकि 1990 में आती है संवेगात्मक बुद्धि, और संवेगात्मक बुद्धि शब्द देने वाले हैं जॉन मेयर एवं पीटर सेलाव। ये दोनों अमेरिका में प्रोफेसर थे, यानी दोनों कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इन्होंने केवल बुद्धि शब्द दिया, संवेगात्मक बुद्धि शब्द दिया। बाद में संवेगात्मक बुद्धि को जो आगे बढ़ाया, यानी वर्तमान में सभी जगह चर्चा में रहती है संवेगात्मक बुद्धि, उसका जो आधार है, उसका जो श्रेय जाता है, वो जाता है डेनियल गोलमैन को। डेनियल गोलमैन। इन्होंने क्या किया? वर्तमान में संवेगात्मक बुद्धि को सर्वत्र चर्चित किया। वर्तमान में संवेगात्मक बुद्धि को चर्चित करने का जो श्रेय जाता है, वो जाता है डेनियल गोलमैन को। और इन्होंने 1985 में एक पुस्तक लिखी, संवेगात्मक बुद्धि के ऊपर एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम है संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? ये पुस्तक का नाम है डेनियल गोलमैन जी की। हमने देखा कि इन्होंने क्या किया? संवेगात्मक बुद्धि को सभी जगह चर्चित किया, यानी वर्तमान में संवेगात्मक बुद्धि सभी जगह चर्चित है, उसका जो श्रेय जाता है वो जाता है डेनियल गोलमैन को। और इन्होंने 1995 में एक पुस्तक लिखी कि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। इनका कहने का मतलब है कि आप में जो बुद्धि है ना, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप में संवेगात्मक बुद्धि कितनी है। भले ही आप प्रतिभाशाली बालक हो, लेकिन यदि आप में संवेगात्मक बुद्धि नहीं है तो आपकी जो बुद्धि है वो किसी काम की नहीं। इन्होंने बताया कि जीवन में यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है, डेनियल गोलमैन ने बताया कि जीवन में आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो उस सफलता में जो 80% हिस्सा होता है वो आपका EQ का होता है। EQ यानी इमोशनल क्वोशेंट, यानी संवेगात्मक बुद्धि आपका 80% मायने रखती है जीवन में सफलता लाने के लिए। जबकि जो आपका जो IQ होता है,
यानी आपकी बुद्धि लब्धि होती है वो केवल 20% जिम्मेदार होती है। कहने का मतलब ये है कि आप कितने ही इंटेलिजेंट हो, यदि आप में संवेगात्मक बुद्धि नहीं है तो जीवन में आप सफल नहीं हो सकते। संवेगात्मक बुद्धि होती क्या है कि ऐसी बुद्धि जिसका निर्धारण हम बुद्धि लब्धि के आधार पर नहीं निकाल सकते, ऐसी बुद्धि जिसका निर्धारण हम बुद्धि लब्धि के आधार पर नहीं कर सकते, यानी जिसका मापन उस बुद्धि लब्धि के सूत्र से नहीं कर सकते, वो कहलाएगी संवेगात्मक बुद्धि। इसकी अच्छे से व्याख्या यदि हम समझें तो इसका मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो स्वयं के विचारों को, स्वयं की भावनाओं को जान ले तथा दूसरे लोगों की भावनाओं को भी समझ ले, तो उसमें होती है संवेगात्मक बुद्धि। यानी सही समय पर सही निर्णय लेना, सही समय पर सही संवेगों को उत्पन्न करना संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। किस जगह पे हमें हंसना है, किस जगह पे रोना है, किस जगह पे क्रोध प्रदर्शित करना है, यदि सही समय पे सही कार्य हमने किया तो वो कहलाती है संवेगात्मक बुद्धि। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहाँ हंसने की बात नहीं आती फिर भी हम हंस देते हैं, है ना, वो यानी हम में क्या है, संवेगात्मक बुद्धि हम में नहीं है। जहाँ पर रोना नहीं है वहाँ पर रो देते हैं, जहाँ पर गुस्सा करने का कोई कार्य ही नहीं है, मतलब ऐसी बात किसी ने नहीं कही हो जहाँ पर आपको गुस्सा करना है फिर भी आप गुस्सा कर रहे हो, यानी आप में क्या है, क्या नहीं है, संवेगात्मक बुद्धि नहीं है। आप प्रतिभाशाली बालक है, आप रिटन एग्जाम में पास हो गए, है ना, अच्छे मार्क्स से आप पास हो गए, इंटरव्यू देने जब आप जाते हो तो वहाँ पर आपकी संवेगात्मक बुद्धि चेक की जाती है कि बच्चा जो है अपने संवेग का नियंत्रण कितनी अच्छे से कर सकता है, यानी अपनी भावनाओं को भी ये कितने अच्छे से समझ सकता है और सामने वाले को की भावनाओं को भी कैसे किस प्रकार से समझकर उस पर नियंत्रण कर सकता है, वही कहलाती है संवेगात्मक बुद्धि। यानी सामने वाले की भावनाओं को समझना कि अभी इसको क्रोध आ रहा है, यानी अभी जो सामने वाला व्यक्ति है ये गुस्से में है तो मुझे इसे हंसने वाली बात इससे नहीं करनी चाहिए, यानी आपने उसकी भावनाओं को समझ लिया कि इसमें अभी कौन सा संवेग उत्पन्न हो रहा है, वो ही कहलाएगी संवेगात्मक बुद्धि। और जीवन में सफलता के लिए 80% हमारी संवेगात्मक बुद्धि काम करती है। इसीलिए आप एक व्यापारी को देखते हो तो जब उसके पास ग्राहक आता है तो इतने अच्छे से बात करता है, उससे भले ही आप कितने ही कपड़े निकलवाओ कि मुझे ये नहीं चाहिए दूसरी जींस बताओ, ये नहीं चाहिए दूसरी, फिर भी उसे गुस्सा नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसमें संवेगात्मक बुद्धि है, इसीलिए वो सफल होता है अपने जीवन में। अब आगे बात आती है कि जॉन मेयर एवं पीटर सेलाव ने इस बुद्धि के 5 पद बताए। जॉन मेयर एवं पीटर सेलाव ने इस बुद्धि के 5 पद बताए और पहला पद बताया यहाँ पर, जिन्होंने ये संवेगात्मक बुद्धि शब्द दिया था उन्होंने बुद्धि के 5 पद बताए। पहला पद है स्वयं को अभिप्रेरित करना, स्वयं को अभिप्रेरित करना, यानी आपने स्वयं को अभिप्रेरित कर लिया कि मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, मुझे किस समय पे क्रोध करना चाहिए, किस समय पे नहीं करना चाहिए, मुझे अपनी भावना पे नियंत्रण करना चाहिए, स्वयं को अभिप्रेरित कर लिया, यानी आप में क्या है, संवेगात्मक बुद्धि है। दूसरा पॉइंट बताया स्वयं के संवेगों को जानना, स्वयं के संवेगों को जानना तथा प्रबंध करना, प्रबंध करना। देखो सिगमंड फ्रायड ने 2 मूल प्रवृत्तियां बताई थी और मूल प्रवृत्तियों से संबंधित 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी और 14 मूल प्रवृत्तियों से जुड़े 14 संवेग बताए थे। और संवेग का मतलब होता है मन की उथल पुथल या मन की उत्तेजित अवस्था। एमोविया शब्द का अर्थ होता है उत्तेजित अवस्था। यहाँ पर जॉन मेयर एवं पीटर सेलाव कह रहे हैं कि यदि आपने स्वयं के इमोशन को समझ लिया तथा उन पर प्रबंध कर लिया, यानी आपको एक समय ऐसा आया था कि किसी ने आपको कोई गलत बात कह दी और आपको गुस्सा आया, तो आपने समझ लिया कि मुझे अभी गुस्सा आया हुआ है और उस गुस्से पे आपने, उस क्रोध पे आपने कंट्रोल कर लिया, प्रबंध कर लिया, यही आपकी संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। दूसरे पॉइंट में इन्होंने ये बताया। तीसरा पॉइंट आता है दूसरों को अभिप्रेरित करना। तीसरे पॉइंट में बताया दूसरों को अभिप्रेरित करना, यानी ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति में संवेगात्मक बुद्धि है वो स्वयं को तो अभिप्रेरित करता ही है,
और साथ ही साथ दूसरों को भी अभिप्रेरित करता है, यानी बताता है कि आपको किस समय पे हंसना है, किस समय पे क्रोध प्रदर्शित करना है, कैसी बात आपको दूसरों के सामने करनी है और कैसी नहीं करनी, यानी दूसरों को भी आपने अभिप्रेरित कर दिया तो आप में क्या है, संवेगात्मक बुद्धि है। ये 3 पॉइंट बताए। चौथा पॉइंट उन्होंने बताया दूसरों के संवेगों को जानना, दूसरों के संवेगों को जानना। हम एक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो हमें बच्चों के संवेग को तो कम से कम पहचानना चाहिए कि बच्चा किस समय पे बच्चे में किस समय पे कौन सा संवेग उत्पन्न हो रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में इन्होंने बताया अंतर्वैयक्तिक संबंध निकालना, अंतर्वैयक्तिक संबंध निकालना, अंतर्वैयक्तिक संबंध निकालना तथा प्रबंध करना, यानी यदि आप में इमोशन है, आप में संवेगात्मक बुद्धि है, इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंसी है, तो आप सभी जगह रिलेशनशिप बना सकते हो, सभी से अच्छे संबंध बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी ने गलत बात कह दी और आप हंस रहे हो तो वहाँ पर आपके अच्छे रिलेशन नहीं बन सकते। ठीक है, ये 5 पद जॉन मेयर एवं पीटर सेलाव ने बताए। ठीक है, उसके बाद आता है कि संवेगात्मक बुद्धि सूत्र किसने दिया, संवेगात्मक बुद्धि सूत्र। देखो, बुद्धि का सूत्र तो किसने दिया था, विलियम स्टर्न ने दिया था 1912 में, और बुद्धि का आंकिक निरीक्षण या आंकिक विवरण किसने दिया था, टर्मन ने दिया था 1916 में, ma/ca/100। जबकि संवेगात्मक बुद्धि का जो सूत्र दिया है, संवेगात्मक बुद्धि सूत्र, ये दिया है डेनियल गोलमैन ने, डेनियल गोलमैन ने। ये डेनियल गोलमैन कौन है, जिन्होंने वर्तमान में संवेगात्मक बुद्धि को आगे बढ़ाया, वो ही है ये, यानी संवेगात्मक बुद्धि को वर्तमान में सर्वत्र चर्चित करने का श्रेय डेनियल गोलमैन को जाता है, और इन्होंने ही संवेगात्मक बुद्धि का सूत्र दिया, और सूत्र है EQ बराबर EA/CA/100, यानी ये हो जाएगा इमोशनल कोशेंट बराबर इमोशनल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100, यानी संवेगात्मक बुद्धि बराबर संवेगात्मक आयु, संवेगात्मक बुद्धि बराबर संवेगात्मक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। EQ का सूत्र दिया डेनियल गोलमैन ने EA/CA/100, जबकि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या था, IQ बराबर MA/CA/100, वो दिया था स्टर्न ने, पूरा सूत्र टर्मन ने दिया था। जबकि 1990 में जॉन मेयर एवं पीटर सेलाव ने EQ का सूत्र दिया, संवेगात्मक बुद्धि बराबर संवेगात्मक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। अब इस सूत्र से हम क्वेश्चन बना सकते हैं कि एक बालक है जिसकी संवेगात्मक आयु 12 वर्ष है। क्या है क्वेश्चन, कि एक बालक है जिसकी संवेगात्मक आयु यानी इमोशनल एज कितनी है, 12 वर्ष, EA बराबर 12 वर्ष, तथा उसकी जो वास्तविक आयु है वो है 10 वर्ष, वास्तविक आयु 10 वर्ष, यानी CA कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। तो बताओ उसका EQ कितना होगा, यानी उसकी संवेगात्मक बुद्धि कितनी होगी, इमोशनल क्वोशेंट क्या होगा। तो हम इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। EA कितना है 12 और CA कितना है 10 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 120, यानी उस बालक की जो संवेगात्मक बुद्धि है वो होगी 120। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि एक बच्चे का EQ हमें पता है, EQ है उसका 150, यानी संवेगात्मक बुद्धि आपको दे दी, संवेगात्मक बुद्धि उसके पास 150 है, और उसकी जो EA है यानी संवेगात्मक आयु है वो है 15 वर्ष, संवेगात्मक आयु 15 वर्ष है। तो आपको बताना है CA क्या होगा, यानी उसकी वास्तविक आयु क्या होगी। तो सूत्र है हमारा EQ बराबर EA/CA/100। तो सूत्र में हम मान रखेंगे तो EQ की जगह पे आ जाएगा 150 बराबर EA कितना 15 अपॉन CA हमें नहीं पता, तो CA की जगह पे हमने CA रख दिया इंटू 100।
0 से 0 कट गया, 15 से ये, तो ये आ गया 10, यानी वो जो बच्चा है वो कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का बालक है। अब बात उठती है कि भारत में संवेगात्मक बुद्धि को आगे बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है? ये तो हम विश्व दृष्टि से बात कर रहे थे, लेकिन भारत में जिसने संवेगात्मक बुद्धि को आगे बढ़ाया वो कौन है? तो वो है एन.के. चड्डा। एन.के. चड्डा। इन्होंने क्या किया? भारत में संवेगात्मक बुद्धि को आगे बढ़ाया। भारत में संवेगात्मक बुद्धि को आगे बढ़ाया, या कह सकते हैं कि भारत में संवेगात्मक बुद्धि के आगमन का श्रेय जाता है एन.के. चड्डा को। ये सन 2006 की बात है। 2006 में संवेगात्मक बुद्धि का आगमन हुआ, और ये जो थे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। एन.के. चड्डा जो थे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि को 2006 में लेकर आए भारत में। ठीक है, ये संवेगात्मक बुद्धि हमने समझी कि अपने भावों को तथा दूसरे के भावों को जानना, अपने इमोशनल तथा दूसरे के इमोशन को जानना तथा नियंत्रण कर लेना उन पर, संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। अब बुद्धि से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो हम समझ लेते हैं, उसके बाद हमारा बुद्धि चैप्टर समाप्त हो जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु, बुद्धि के महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहला बिंदु है बुद्धि शब्द। बुद्धि शब्द किसने दिया? फ्रांसिस गाल्टन ने दिया। फ्रांसिस गाल्टन 1885। ठीक है, उसके बाद आता है बुद्धि मापन। बुद्धि मापन, और ये शब्द किसने दिया? केटल ने दिया 1890 में। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट आता है कि बुद्धि मापन एवं बुद्धि परीक्षणों का जनक कौन है? बुद्धि मापन एवं बुद्धि परीक्षणों का जनक वो है अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने, इन्हें बुद्धि मापन एवं बुद्धि परीक्षणों का जनक कहा जाता है। चौथा पॉइंट है बुद्धि लब्धि सूत्र का जनक। बुद्धि लब्धि सूत्र का जनक वो है विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न कब दिया था? 1912 में। 1912 में। जबकि बुद्धि लब्धि का आंकिक विवरण, बुद्धि लब्धि सूत्र का आंकिक जो निरूपण किया था वो किसने किया था? टर्मन ने। बुद्धि लब्धि सूत्र का आंकिक निरूपण टर्मन ने किया था 1916 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बुद्धि लब्धि चार्ट किसने बनाया? बुद्धि लब्धि चार्ट, तो बुद्धि लब्धि चार्ट बनाने वाले हैं टर्मन। बुद्धि लब्धि चार्ट भी टर्मन ने बनाया था 1916 में, और ये सभी जगह सर्वमान्य है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्रियात्मक बुद्धि परीक्षणों का जनक किसे कहा जाता है? क्रियात्मक बुद्धि परीक्षणों का जनक, तो ये हो जाएंगे ऑर्थर एस ओटिस। ऑर्थर एस ओटिस को क्रियात्मक बुद्धि परीक्षणों का जनक कहा जाता है। इन्हीं को, ऑर्थर एस ओटिस को ही सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का जनक कहा जाता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का जनक। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारत में क्रियात्मक बुद्धि परीक्षणों का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में क्रियात्मक बुद्धि परीक्षणों का जो जनक है वो है C.M. भाटिया। C.M. भाटिया पूरा नाम है इनका। चंद्र मोहन भाटिया को भारत में क्रियात्मक बुद्धि परीक्षणों के जनक के रूप में जाना जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में निर्मित प्रथम बुद्धि परीक्षण कौन सा है? भारत में निर्मित प्रथम बुद्धि परीक्षण, तो वो है 1922 में जो हुआ था C.H. राइस वाला। भारत में निर्मित प्रथम बुद्धि परीक्षणों के जनक हैं C.H. राइस, और इन्होंने जो परीक्षण किया था 1922 में किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, संवेगात्मक बुद्धि का जनक कौन? संवेगात्मक बुद्धि का जनक अभी अभी हमने पढ़ के खत्म की है। संवेगात्मक बुद्धि के जो जनक हैं वो हैं डेनियल गोलमैन, डेनियल गोलमैन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संवेगात्मक बुद्धि सूत्र किसने दिया? तो संवेगात्मक बुद्धि सूत्र भी डेनियल गोलमैन ने ही दिया। संवेगात्मक बुद्धि सूत्र, ठीक है। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम है संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। और भारत में संवेगात्मक बुद्धि का आगमन कब हुआ? 2006 में। भारत में संवेगात्मक बुद्धि का जो आगमन हुआ 2006 में हुआ, और एन के चड्डा के प्रयासों से हुआ। वो जो थे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। ठीक है। आज का हमारा ये बुद्धि चैप्टर समाप्त हुआ। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व और उसका मापन। ठीक है। आज का चैप्टर हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।